नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए और जो लगातार प्रॉब्लम्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में वो बढ़ती चली जा रही हैं, उसको देखते हुए इंडिया का भी अब इसके ऊपर बयान आ चुका है और ऑफिशियल स्टैंड आ चुका है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि इंडिया इस पूरे मामले में मीडिएट कर सकता है। देखो, इस पूरे इशू में जो अभी इजराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट हो चुका है अब ये इशू, जो कि पहले प्रॉक्सीज के थ्रू था, या मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम या रशिया यूक्रेन के वॉर में जो प्रॉब्लम है वो सेम है वहाँ पर, कि इन दोनों इश्यूज़ के अंदर में कोई भी मीडिएट करने के हालात में नहीं है। कोई भी कंट्री, आप देख लो, कोई भी कंट्री इसमें मीडिएट करने की कोशिश करती है वो किसी ना किसी ब्लॉक से आती है। इस वजह से दूसरे ब्लॉक को उस पर भरोसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के केस में आप ले लीजिए कि मिडिल ईस्ट वाले इशू में प्रॉब्लम क्या थी। इजिप्ट और कतर का आपने नाम सुना होगा। इन दोनों कंट्रीज ने मीडिएट करने की पूरी कोशिश करी थी क्योंकि बिजनेस के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ रहा था। सऊदी अरेबिया का भी थोड़ा बहुत हाथ था उसमें। लेकिन कतर के साथ प्रॉब्लम क्या थी? इजराइल को कतर पर भरोसा क्यों नहीं है? बिकॉज देखो, कतर हैज़ बीन अ वेरी गुड मीडिएटर इन ऑल दीज इशूज़, जितना भी मिडिल ईस्ट में होता है। लेकिन यहाँ पर कतर क्यों फेल हो गया? द रीज़न वॉज कि हमास का हेडक्वार्टर ही कतर में है, उनका पूरा ऑफिस पॉलिटिकली बिल्कुल ओपनली ऑपरेट करते हैं वहाँ से। तो इजराइल को यही प्रॉब्लम थी दैट कतर ने इनको सेफ स्पेस दिया है, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सेफ स्पेस दिया है। तो इस वजह से कतर जो है वो तो इनका ही साथ देगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसीलिए इजराइल को या यूएस को कतर पर भरोसा नहीं था, मतलब कतर की बात नहीं एक्सेप्ट की गई। फिर अब आते हैं इजिप्ट के ऊपर में। अब जैसे इजिप्ट इसमें मीडिएट करने की कोशिश कर रहा था तो ईरान को भरोसा नहीं था, बिकॉज इजिप्ट इज सीन एज द वेस्टर्न पपेट इन द आइज ऑफ ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज लाइक हिजबुल्लाह, हमास एंड हुदीस। तो ये प्रॉब्लम मीडिएशन की दोनों तरफ आ रही है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी सेम इशू है। आप देखो कि रशिया यूक्रेन वॉर में बाकायदे एक मतलब वॉर के ऊपर कैबिनेट बुलाई जाती है जिसमें सारी कंट्रीज़ को बुलाया जाता है, और रशिया इज़ नॉट अ पार्ट, या रशिया की कोई भी अलाई कंट्री उसकी पार्ट नहीं है जो उसमें पार्टिसिपेट करके रशिया का स्टैंड रख पाए। तो ये इश्यूज़ हैं। इसीलिए आप देखो कि इंडिया जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर में भी इंडिया ने अप्रोच किया था मीडिएशन के लिए, कोशिश भी करी थी। अभी हमारे प्रधानमंत्री दोनों जगह गए, रशिया भी गए, वहाँ पर भी बातचीत करी, और उसके बाद यूक्रेन गए, वहाँ पर भी बातचीत करी। तो आप देखो कि इंडिया का स्टैंड इससे ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा पुख्ता होता है। वो रशिया यूक्रेन वॉर में भी मीडिएशन की बात कर रहे हैं, और अब ईरान और इजराइल के वॉर में भी एस जयशंकर साहब ने साफ साफ कह दिया है कि क्योंकि ये पूरा इशू जो है वो ब्रॉडन हो रहा है। आप देखो, इसकी वजह से, इस इशू की वजह से ना ग्लोबल लेवल पर आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी कंट्री को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हर कंट्री को इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी आप देखिए, कल के अटैक के बाद ऑयल प्राइसेस तेज़ी से बढ़ गए हैं। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इजराइल जो है वो ईरान के जो ऑयल, जहाँ पर ऑयल उनका बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, वहाँ पर अटैक करने वाला है। ये सारी जब रिपोर्ट्स आते हैं तो ऑयल के प्राइसेस तेज़ी से बढ़ गए हैं, शेयर मार्केट के प्राइसेस जो हैं वो तेज़ी से घट रहे हैं। मतलब ये तमाम चीज़ें हो रही हैं मार्केट पर, इसका इंटरनेशनल मार्केट पर इसका खास तौर से इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जब ऑयल के मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है तो ऑल ओवर हर चीज़ के मार्केट पर वैसे भी इम्पैक्ट पड़ता ही है उसका। तो इस चीज़ को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए, हर चीज़, हर पहलू को देखते हुए, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को देखते हुए, एस जयशंकर साहब एक कार्नेगी इंटरनेशनल सेंटर है फॉर पीस, वहाँ पर गए हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो इस पूरे मामले में एज अ मीडिएटर अपना योगदान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इजराइल और ईरान दोनों, क्योंकि दोनों कंट्रीज से हमारे रिलेशन ठीक ठाक हैं, इजराइल से बहुत बेहतरीन रिलेशंस हैं, अच्छा डिफेंस पार्टनर है हमारा, ईरान जो है उससे भी बहुत बेहतरीन रिलेशंस हैं हमारे। तो हम इन दोनों कंट्रीज से बातचीत करके इस मामले को सुलझाने में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि यूएस और इजराइल अब पूरी तरीके से भिड़ चुके हैं ईरान के ऊपर, एंड नाउ दे विल रिटेलिएट, 100% दे विल रिटेलिएट ऑन ईरान। और फिर उसके बाद फिर एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड वाला सीन हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए यू हैव टू टेक सम मीडिएटर्स इनटू अकाउंट। यूएस को ये चीज़ बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। देखिए, हाँ, ये इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि जो बाइडेन जो है वो उनकी जो पैसिवरेंस है ना, उसने इस पूरे इशू को बढ़ाने में बहुत मदद की है। वो कोई भी एक्शन इतनी लेट जा करके लेते हैं जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता है, और डेंट पड़ने के बाद पूरा मतलब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तब वो बीच में आते हैं। वही मिडिल ईस्ट के अंदर में हुआ। अगर शुरू में ही कुछ न्यूट्रल कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया होता, बातचीत की गई होती, तो ये मामला रिजॉल्व हो सकता था। और हमास का जो ये अटैक था उसके बारे में भी पहले ही वार्निंग आ चुकी थी कि हमास एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। वहाँ पर भी हमास को रोकने में ईरान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए था, लेकिन ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला गया, उसको खुली छूट दी गई, और इस वजह से आप देखो हमास ने फिर अटैक किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से अगर कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, सिर्फ एक फ़ायदा होगा, वो इंटरनेशनल पीस के ऊपर होगा, वो भी मिडिल ईस्ट में। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एज सून एज ही विल टेक इन कंट्रोल, ही विल कम इन कंट्रोल, तो वो सबसे पहला चीज़ जो करेंगे ना, वो ईरान के ऊपर प्रेशर डालने का काम करेंगे। और ईरान के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो उनकी प्रॉक्सीज जो है वो लगातार वीक होंगी।
बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तो खैर यूएस में अपने जो सिटीजन्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन बेटर है उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप बेटर हैं या कमला हैरिस बेटर हैं, वो अलग एक पूरी डिबेट है। लेकिन एक फ़ायदा जो पूरे वर्ल्ड का होता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, वो ईरान के ऊपर प्रेशर पड़ना होता है। अगर आप पूरी चीज़ को एनालाइज करते हो, अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स को एनालाइज करते हो, हमारी वीडियोज़ भी आप देखते हो, तो आपको ये बात समझ में अब तक आ चुकी होगी। तो यहाँ पर खैर इंडिया ने ये किया है, उन्होंने जो बात कही है वो कब कही है, जब 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑलरेडी ईरान ने इजराइल के ऊपर फायर कर दी थी और इजराइल ने भी बोल दिया, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बोल दिया इसका हम बदला लेंगे। तो उस चीज़ के बाद जो कार्नेगी इंडाउमेंट सेंटर है इंटरनेशनल पीस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पर उनका एक बाकायदे पॉडकास्ट चल रहा था। वहाँ पर इंडिया का स्टैंड के ऊपर पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड है इस ईरान और इजराइल के इशू के अंदर में, हमास को आप क्या बोलते हो? क्योंकि देखो बहुत सारी कन्फ्यूजन है इसमें। अब हमास को बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वो हमास को तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता ही नहीं है। मैंने अपने कमेंट में पढ़ा इस चीज़ को कि अरे क्या बोल रहे हो, हमास को तो इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता ही नहीं है। इंडिया ने अपना स्टैंड इसमें बहुत क्लियर किया है। एक बार फिर से, हर बार इंडिया स्टैंड अपना क्लियर करता है, एक बार फिर से क्लियर किया। उन्होंने सिंपली बोला कि देखो हम पैलेस्टीन को आज से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, हम 1947 से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम टू नेशंस थ्योरी में भी मानते हैं। उसके साथ साथ अगर ऐसे अटैक्स जो होते हैं, जो 7 अक्टूबर के अटैक हुए थे इजराइल के ऊपर में, उसको हम टेररिस्ट अटैक मानते हैं। बिल्कुल पुख्ता से ये बात एस जयशंकर साहब ने कर दी थी। तो कान ऐसे सीधा पकड़ो या घुमा करके पकड़ो, बात तो एक ही हुई। जब 7 अक्टूबर का अटैक है उसको टेररिस्ट अटैक हम मान रहे हैं, तो उस अटैक को किया किसने है? उस अटैक को हमास ने किया है। तो दैट मीन्स इन अ सेंस वी आर एक्सेप्टिंग दैट हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है ये। अब कान को आप घुमा के पकड़िए और कहिए कि नहीं नहीं ये तो कहा ही नहीं गया है, तो वो बात अलग हो जाती है। तो उनका जो पूरा बयान था कि हम अक्टूबर 7 को एक टेररिस्ट अटैक मानते हैं, और हम समझ सकते हैं कि इजराइल को रिस्पॉन्ड करना क्यों ज़रूरी था। इजराइल का रिस्पॉन्ड करना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज इजराइल वुड हैव सीज टू एग्जिस्ट अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो। और आप देखिए कि इजराइल लगातार हमेशा रिस्पॉन्ड करते ही आया है किसी भी इशू के अंदर में। 2006 में जो हुआ वो क्यों हुआ? बिकॉज उसके जस्ट पहले, उसके 2 दिन पहले 37 यानी कि 37 इजरायली सिटीजन्स को मार दिया गया था एक टेररिस्ट अटैक में, इसलिए इजराइल ने रिस्पॉन्ड किया। अभी ये सारी इश्यूज क्यों हुए हैं? क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया इजराइल के ऊपर, जिसमें 1200 इजरायली सिटीजन्स जो हैं वो मारे गए, कई सारों को हॉस्टेज पकड़ लिया गया। उसके बाद इजराइल ने इतना बड़ा मैसिव जो ऑफेंसिव है वो लॉन्च किया है हमास के खिलाफ। और गाजा में, वेस्ट बैंक में जो पूरा आतंक मचाया है वो क्यों मचाया है? बिकॉज ऑफ द 7 अक्टूबर अटैक। अगर 7 अक्टूबर के अटैक ना हुए होते, इमेजिन नहीं हुए होते, तो क्या होता? क्या ये सारी चीज़ें होती? बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऑब्वियसली वो 7 अक्टूबर का अटैक जो है वो एक चेंजिंग फैक्टर था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एस जयशंकर साहब ने कहा कि हम इजराइल के इस पूरे उस स्टैंड को समझते हैं और उनके साथ खड़े भी होते हैं इस चीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बदला ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ध्यान में रख करके ही कोई काम करना चाहिए। उसका एक दायरा होता है और आपको ह्यूमैनिटेरियन लॉ के दायरे में रह करके करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आप मतलब पूरी तरीके से पूरी जनता को ही वाइप ऑफ कर दें और 1 लाख लोग को मार दें वहाँ पर। ऐसा भी बिल्कुल भी सही नहीं है। जो कि गाज़ा में हुआ है, मतलब जो कैजुअल्टीज़ बताई जाती हैं वो 40-50 हज़ार के करीब कैजुअल्टीज़, रिकॉर्डेड कैजुअल्टीज़ हैं। बाकी तो कितनी जो बॉडीज़ हैं वो मिली नहीं होंगी, कभी कहाँ होंगी, कहाँ डबरी में फंसी होंगी, दबी होंगी, ये सारी चीज़ें तो नहीं पता होंगी। तो 40-50 हज़ार रिकॉर्डेड डेथ हैं, तो उसको वो भी चीज़ सही नहीं है। तो इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है इसमें। जहाँ पर एक तरफ हम 7 अक्टूबर के अटैक को एक टेररिस्ट अटैक बोल रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हम इजराइल का जो कॉन्सुलेट वाला अटैक था, जो ईरान के कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ था सीरिया में, उसको भी हमने कंडेम किया था सामने आकर के। तो इसीलिए इंडिया को एक न्यूट्रल कंट्री इस केस में माना जाता है, हर केस में माना जाता है, और इसीलिए इंडिया ने ऑफर किया है कि इस मामले में वो मीडिएट कर सकते हैं। एंड आई थिंक दे शुड टेक इंडियाज हेल्प टू मीडिएट दिस इशू। उसके बाद इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपना बयान आया था, जब उन्होंने, आपको पता होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत विस्तृत चर्चा करी थी, और उस चर्चा के बाद उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि दुनिया में कहीं पर भी टेररिज्म की जगह नहीं है। कुछ भी हो, लेकिन टेररिज्म के लिए एकदम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे इंडिया में भी टेररिज्म के लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हम डिमांड करते हैं। एज अ सिटीजन भी हम डिमांड करते हैं, चाहे हम किसी भी रिलीजन से हों। वी डिमांड ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर टेररिज्म। सीधा अगर आप देखिए कश्मीर में बिल्कुल अरेस्ट वरेस्ट नहीं, सीधा एनकाउंटर हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि वो आप देखिए पॉलिसीज़ जो हैं विथ टाइम चेंज हुई हैं और हार्श की गई हैं पॉलिसीज़ को। तो वर्ल्ड में भी उसी प्रकार की एकदम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके आगे बोला, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में लगातार जो वायलेंस बढ़ रहा है उसको
हमें कंट्रोल करना चाहिए और हॉस्टेजेस को जो पकड़ा गया है दोनों तरफ द्वारा, उन हॉस्टेजेस का सेफ रिलीज होना चाहिए। हॉस्टेजेस को कोई नुकसान इसमें नहीं पहुंचना चाहिए। अगर हॉस्टेजेस को नुकसान पहुंचेगा तो ये इशू बढ़ेगा। और आप एक चीज़ ध्यान में देना कि अभी इजराइल ने बहुत बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया है अगस्त में और सितंबर में। क्यों किया गया है, आप इस चीज़ के ऊपर अगर आप गौर से देखो तो एक घटना हुई लगातार। क्या हुआ कि टनल्स में ये हमास के ऑपरेटिव्स छुपे हुए थे और उनके साथ वहाँ पर हॉस्टेजेस भी थे। बहुत सारी वीडियो सामने आई। अब हुआ कि जब टनल पर अटैक किया गया इजराइल द्वारा तो यह हमास के ऑपरेटिव्स भागना शुरू हुए वहाँ से, और जब इजराइल की फोर्सेस उन टनल्स में घुसी तो वहाँ पर बहुत सारे हॉस्टेजेस की डेड बॉडीज़ मिली और ये एक बहुत बड़ा एम्पलीफाइंग फैक्टर था। अब वो बॉडीज़ जब उनके देश वापस इजराइल पहुंची हैं तो जाहिर सी बात है कि इजरायली सिटीजन्स गुस्सा होंगे अपनी गवर्नमेंट से कि आप हमारे मतलब ये हॉस्टेजेस को आप बचा क्यों नहीं पाए, आप हमारे बच्चों को बचा क्यों नहीं पाए। तो वो प्रोटेस्ट करेंगे और आप देखो इजराइल में प्रोटेस्ट हुए भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो और स्ट्रिक्ट स्टेप लेने पर बाध्य हो गई और उन्होंने पूरी तरीके से जो अगस्त और सितंबर में जो पीटा है हमास को, मतलब आप पूरा धाराशाही कर दिया है, कुछ नहीं देखा उसमें। वहीं दूसरी तरफ आप देखो कि हिजबुल्लाह लेबनान में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स कर रहा है इजराइल, उसने ठान लिया है कि इनको पूरी तरीके से ख़त्म करना है। तो एक्चुअल में ये घटना हॉस्टेजेस के डेड बॉडीज़ के बाद ही शुरू हुई हैं। तो इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज़ के ऊपर प्रेस किया था कि हॉस्टेजेस का सेफ रिलीज तुरंत इंश्योर कर देना चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ पर इन हॉस्टेजेस को कुछ भी होता है किसी भी साइड की तरफ से तो ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और देखिए इन्हीं हॉस्टेजेस के डेड बॉडीज़ की वजह से मामला अब बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो ही चुका है, बिकॉज अब इसमें ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही चुका है। ईरान ने अटैक कर दिया है। अब इजराइल उसका रिटेलिएट 100% करेगा और उसके बाद फिर एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा कि इंडिया का इसमें क्या रोल हो सकता है, एंड आई थिंक दे शुड टेक इंडियाज हेल्प इन दिस, इस पूरे इशू को रिजॉल्व करने के लिए। और इंडिया एक बहुत अच्छा पार्टनर हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से इंडिया जो है इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर, बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है, जिस स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी आपको इस टेस्ट को देने के बाद। ऑल इंडिया रैंकिंग वगैरह आपकी आएगी। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो स्कॉलरशिप टेस्ट में तो आप हमारे कोर्सेज में आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। प्लस इसी के साथ साथ में आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, गिफ्ट कार्ड्स, ये सारी चीज़ें भी जीत सकते हो। जैसे आप स्टूडेंट्स को देख रहे होगे यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो उनको उनके रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके के रिवॉर्ड्स भी आप जीत सकते हो। तो याद रखिएगा ये जो टेस्ट है ये 6 अक्टूबर 2024 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे लाइव होगा। तो इसको टेस्ट को आप ज़रूर से दीजिए, 6 बजे सुबह दे दो या शाम को दे दो। आप डिस्क्रिप्शन में इस पूरे टेस्ट के लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और वहाँ पर जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करिए। इस टेस्ट के लिए आपको कोई पैसा भी नहीं देना है, तो देने में क्या जा रहा है आप एक बार दे करके चेक कर सकते हो। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।